हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए फिर शुरू करते हैं 4 नवंबर 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहली न्यूज़ और सबसे पहली करंट अफेयर क्या है दोस्तों पता है? कर्नाटका जो है प्लान कर रहा है एक वाटर रिलेटेड मतलब स्टेट कमीशन बनाने के लिए, मतलब परमानेंट स्टेट कमीशन, जो कि मतलब वाटर रिलेटेड जितने भी इशू होगा वो देखेगा। ठीक है, तो अभी तो ये प्लान कर रहे हैं, अभी ये बिल आएंगे, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर में, ठीक है, असेंबली में, फिर पास होगा, फिर देखा जाएगा जब पास होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग को ये जानना जरूरी है कि इससे रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या क्या प्रोविजन दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे आर्टिकल 21 के बारे में। ठीक है, अब इसके तहत क्या जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, मतलब एक तरह से सबसे हाईएस्ट वो है, मतलब जुडिशियल में, उसने इंटरप्रेट किया है, जो मतलब आप समझ लीजिए राइट टू लाइफ होता है ना, आर्टिकल 21, इसमें उसने इंटरप्रेट किया है कि मतलब राइट टू लाइफ में द राइट टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी एक हर सिटीजन का हक है। ठीक है, तो स्टेट क्या है इस ड्यूटी के लिए बाउंड है कि वो हर सिटीजन को एक स्वच्छ पानी पहुंचाए। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड क्या प्रोविजन दिया गया है दोस्तों? सेकंड प्रोविजन देखेंगे तो हमारा जो एक शेड्यूल आता है 7 शेड्यूल, ये क्या करता है मतलब स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट और एक मतलब जो दोनों का लिस्ट होता है, तो जिसमें दोनों मिलके काम करते हैं, वो वाली लिस्ट को ये दिखाता है। ठीक है, तो 7 शेड्यूल में जो लिस्ट सेकंड है वो स्टेट लिस्ट को शो करती है दोस्तों, और उसमें भी जो एंट्री नंबर 17 है, मतलब स्टेट लिस्ट की जो एंट्री नंबर 17 है अंडर 7 शेड्यूल, वो क्या क्या कवर करता है दोस्तों? वो कवर करता है वाटर सप्लाईज को कवर करता है, इरिगेशन को कवर करता है, कैनाल्स को कवर करता है, ड्रेनेज को कवर करता है, एम्बैंकमेंट्स जो होते हैं, वाटर स्टोरेज जो होते हैं, ये सारी की सारी चीजों को कवर करता है, और इससे रिलेटेड जो भी ज्यूरिडिक्शन है, ठीक है, और जो भी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी किसकी है? स्टेट की है। ठीक है, उसके बाद आता है एंट्री नंबर 56, ये आता है यूनियन लिस्ट के अंडर में। ठीक है, यूनियन लिस्ट मतलब लिस्ट सेकंड ऑफ 7 शेड्यूल। 7 शेड्यूल वही है यूनियन लिस्ट आपका, मतलब सबका मतलब उसके एक स्टेट के पास किस मैटर में लॉ बनाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए मतलब पावर है, और सेम यूनियन के पास कौन से मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड पावर है, तो वो सारा चीज डिफाइन किया जाता है मतलब 7 शेड्यूल में। तो 7 शेड्यूल में जो एंट्री नंबर 56 है दोस्तों, और जो कि मतलब लिस्ट 1 है, मतलब यूनियन लिस्ट है, तो उसके तहत कहा जाता है कि अगर कोई भी मतलब इंटर वाटर या इंटर स्टेट रिवर है, मतलब समझ लिए, मतलब यूनियन गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो रेगुलेट कर सकता है और डेवलप कर सकता है इंटर स्टेट रिवर्स एंड रिवर वैलीज को। ठीक है, हाँ, जब मतलब पार्लियामेंट उसको डिक्लेयर कर दे कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, ठीक है, इसका रेगुलेशन। ठीक है, तो मतलब आपका यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर रहती है कि वो उस इंटर स्टेट रिवर्स के लिए मतलब रेगुलेशन और डेवलपमेंट के लिए काम कर सके। ठीक है, और इसमें रिवर वैलीज भी होती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आर्टिकल 262। आर्टिकल 262 क्या कहता है दोस्तों? आर्टिकल 262 कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि मतलब आप समझ लीजिए कोई अगर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट हुआ, ठीक है, तो उसमें क्या है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि मतलब वो किसी भी ट्रिब्यूनल को मतलब रेफर कर सकती है या फिर उससे रिलेटेड मतलब फैसले ले सकती है। पर क्या है कि वो जो फैसले हैं ना, उस पर कोई भी कोर्ट मतलब इंटरफेयर नहीं करेगा। मतलब आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये अलाउ करता है पार्लियामेंट टू एजुकेट, मतलब टू टेक डिसीजन, ठीक है, किस पे? इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स पे। ठीक है, और नो अदर कोर्ट, मतलब चाहे सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, नो अदर कोर्ट कैन एक्सरसाइज ज्यूरिडिक्शन ओवर वाटर डिस्प्यूट्स। मतलब जिन वाटर डिस्प्यूट्स को रेफर कर दिया है ट्रिब्यूनल्स ने, वो ट्रिब्यूनल जो फैसला सुनाएंगे तो उनके ऊपर आके मतलब ज्यूरिडिक्शन मतलब सुप्रीम कोर्ट अपने ज्यूरिडिक्शन में लेके नहीं फैसले दे सकती। ठीक है दोस्तों, ये कहता है। ठीक है, उसके इसी आर्टिकल 262 के तहत में क्या है दोस्तों? 2 इंपॉर्टेंट लॉज हैं जिनका अमेंडमेंट हुआ है दोस्तों। वो है आपका इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट, ये मतलब जो स्टेट्स के बीच में है ना, उसके लिए। और इसमें जो ट्रिब्यूनल्स हैं दोस्तों, मतलब समझ लीजिए कुछ इस लॉ के तहत ना मतलब इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के तहत में क्या है दोस्तों, कुछ ट्रिब्यूनल, स्पेशल ट्रिब्यूनल्स बनाई जाती हैं जिनकी जो मतलब इस रिलेटेड जो 2 स्टेट में रिवर वाटर डिस्प्यूट होंगे उनसे रिलेटेड मतलब फैसले लेंगे। अब वो ट्रिब्यूनल्स के फैसले को कोई भी मतलब समझ लीजिए सुप्रीम कोर्ट मतलब ओवरराइड नहीं कर सकता, मतलब समझ लीजिए उसके ऊपर जाके नहीं फैसला दे सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956। ये भी मतलब रिवर जगह जगह मतलब स्टेट्स में रिवर बोर्ड बनाने के लिए मतलब इस एक्ट के थ्रू आता है, ताकि मतलब जो वाटर रिसोर्सेज है उनको मैनेज किया जा सके, डेवलप किया जा सके, है ना, उसके बारे में। ठीक, उसके बाद आपका आता है आर्टिकल नंबर 253। ये किससे रिलेटेड है? ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि जो भी इंटरनेशनल ट्रीटी है, अगर मान लीजिए इंडिया मतलब कोई कन्वेंशन या फिर कोई ट्रीटी साइन कर देता है, कोई फ्रेमवर्क साइन कर देता है, तो उससे रिलेटेड जो भी लॉज होंगे, है ना, उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए और बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है?
है किसके पास ये पावर है, पार्लियामेंट के पास है। और डिपेंड मतलब ये मैटर नहीं करता है कि अगर वो चीज़ अगर मान लीजिए स्टेट के अंडर में आ रही है तो उससे कोई मैटर नहीं करता, अगर उसमें साइन किया है उस रिलेटेड मतलब कन्वेंशन में और उसके स्टेट सब्जेक्ट भी उसके अंडर में आ रहा था तो उस पर्टिकुलर स्टेट सब्जेक्ट पे भी मतलब लॉ बनाने और उसको इम्प्लीमेंट कराने का हक किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाता है लोकल बॉडीज के बारे में दोस्तों, जैसे 243G हो गया आपका 73वां अमेंडमेंट के तहत मतलब पंचायत के में आ जाता है। ठीक है, और 243W किसके में आता है, 74वें अमेंडमेंट के थ्रू म्यूनिसिपैलिटीज के अंडर आ जाता है। मतलब ये पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के अंडर में जो दो आर्टिकल हैं ये वाटर के रिलेटेड है दोस्तों, वाटर सप्लाई और सैनिटेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो ये पावर करता है लोकल बॉडीज मतलब पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी को, ताकि वो मतलब ये पावर करता है कि वो मैनेज कर सके वाटर सप्लाई और सैनिटेशन को। ठीक है, और किसके अंदर में ये डिटेल दिया हुआ है, ये 11th और 12th शेड्यूल में दिया हुआ है। ठीक है, एज पर इस शेड्यूल के। ठीक है, उसके बाद सेकंड न्यूज़ और सेकंड करंट अफेयर क्या है दोस्तों, ये है रामसर साइट। ये रामसर साइट इंडिया में अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ है। तो अभी न्यूज़ में क्या है दोस्तों, गोगाबिल लेक है दोस्तों, जो कि मतलब 94वीं मतलब रामसर साइट बनी है इंडिया की दोस्तों। ठीक है, और इंडिया जान लीजिए पूरे ग्लोबली अगर देखेंगे तो तीसरे नंबर पे आता है रामसर साइट्स में, और एशिया में अगर देखेंगे तो नंबर 1 पे आता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ये गोगाबिल लेक जो है 94वीं जो रामसर साइट अभी मतलब इसको घोषित किया गया है दोस्तों, ये कटिहार डिस्ट्रिक्ट में है बिहार के। ठीक है, और ध्यान रखिए कुछ समय पहले मतलब 2 और मतलब ऐसे ही मतलब रामसर साइट्स को घोषित किया गया था बिहार में। एक गोकुल रिजर्वायर जो कि बक्सर डिस्ट्रिक्ट में है, और एक उदयपुर लेक। इससे कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, ये उदयपुर लेक जो बात की जा रही है बिहार के वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में बात की जा रही है। ठीक है, और टोटल बिहार में अब कितने हो गए, तो 6 मतलब रामसर साइट्स हो गए। ठीक है, और ओवरऑल इंडिया में अगर देखेंगे तो ये 94 है, मतलब टोटल कितने होंगे, टोटल रामसर साइट इंडिया अगर देखेंगे तो 94 है, ग्लोबली अगर देखेंगे तो तीसरे रैंक पे आता है इंडिया, और अगर आप एशिया में देखेंगे तो नंबर 1 पे आता है, मतलब नंबर्स ऑफ रामसर साइट्स के कंपैरिजन में। ठीक है, और सबसे मैक्सिमम रामसर साइट किसके पास है दोस्तों इंडिया में, तो वो है तमिलनाडु। ठीक है, और अगर देखेंगे सबसे पहली मतलब रामसर साइट कौन सी घोषित हुई थी, तो वो थी चिल्का लेक और कियालोदेव नेशनल पार्क राजस्थान का। ये चिल्का लेक दोस्तों खारे पानी की लेक है, ये उड़ीसा में। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं रामसर साइट। रामसर साइट क्या है दोस्तों, रामसर साइट कुछ नहीं दोस्तों, रामसर एक जगह है ईरान में दोस्तों। तो वहाँ पे क्या है ना, आपका ये जो रामसर कन्वेंशन हुआ था मतलब वेटलैंड्स को बचाने के लिए एक मतलब फ्रेमवर्क तैयार किया गया था, एक मतलब एक तरह से मतलब लॉ टाइप का ही किया गया था, जिसको साइन किया गया था 2 फरवरी 1971 को। इसलिए रामसर डे भी 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको रामसर साइट मतलब कन्वेंशन कहा जाता है। इसी कन्वेंशन के तहत में जितने रूल्स है उसी को फॉलो करके रामसर साइट को नोटिफाई किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है आपका थर्ड न्यूज और थर्ड करंट अफेयर। ये क्या है दोस्तों, यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। अब गैस्ट्रोनॉमी ये क्या है दोस्तों, ये एक मतलब कैटेगरी है, मतलब जो यूनेस्को मतलब जो सिटीज की एक्सीलेंस होती है ना उसको दर्शाने के लिए मतलब एक अलग से कैटेगरी डाला है। इसके तहत क्या होता है ना, कोई भी सिटी जो कि मतलब अपने यूनिक मतलब फूड कल्चर के लिए जानी जाती है और वो उसकी आइडेंटिटी को शो भी करता है, मतलब समझ रहे हो, टू रिकॉग्नाइज एंड सेलिब्रेट सिटीज दैट हैव अ स्पेशल फूड कल्चर दैट इज यूनिक एंड इंपॉर्टेंट टू देयर आइडेंटिटी। ठीक है, तो अभी इसमें क्यों न्यूज में दोस्तों, क्योंकि लखनऊ जो है इंडिया का दूसरी सिटी बनी है जिसको मतलब इसके तहत मतलब ये ऑनर दिया गया है। ठीक है, तो पहली कौन सी है दोस्तों, पहली है हैदराबाद। ठीक है, और ये किसके अंडर में दिया गया, तो यही मैं बता रहा हूँ, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के अंडर में एक कैटेगरी है यूनेस्को सिटीज ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, उसके अंडर में दिया गया। और इस कैटेगरी में जैसे मान लीजिए बहुत सारी कैटेगरी जैसे क्राफ्ट है, फोक आर्ट हो गया, डिजाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, मीडिया आर्ट एंड म्यूजिक, इन डिफरेंट कैटेगरीज में सिटीज को अवार्ड दिया जाता है, जिसमें मतलब लखनऊ को इस बार अवार्ड दिया गया है। ठीक है, यूनेस्को की तरफ से। अब यूनेस्को जान लीजिए दोस्तों, ये यूनेस्को जो है आपका यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जो कि मतलब एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चर को बढ़ाने का काम करती है ग्लोबली, मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ये फुल फॉर्म हो गया। 16 नवंबर 1945 से इसका स्थापना होता है, हेडक्वार्टर पेरिस में है फ्रांस के। ठीक है, उसके बाद आता है वीर ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये दोस्तों इंडिया की पहली डिफेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो किसके द्वारा बनाया गया, प्रवाग डायनेमिक्स, मतलब समझ रहे ये कंपनी है, और इसी को मिला है आईडेक्स अवार्ड, मतलब उसको मिला था जिसने डिफेंस सेक्टर में सब काफी इनोवेटिव आइडिया दिखाया। और ठीक है, तो इसीलिए इसको आईडेक्स अवार्ड भी मिला, मतलब इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में। ठीक, उसके बाद पांचवा न्यूज और पांचवा करंट अफेयर क्या है दोस्तों, ये BWF एयर बैडमिंटन वर्ल्ड कप 2025, ये अभी हुआ नहीं दोस्तों, 11
से 14 दिसंबर होगा, पहला एडिशन ही हो रहा है। कहाँ होगा? शारजा यूएई। अब इसमें अलग क्या है दोस्तों, जैसे कि नॉर्मली हम लोग बैडमिंटन कहाँ खेलते हैं दोस्तों, मतलब इंडोर में गेम है, इंडोर में खेलते हैं। तो इसको क्या है कि वो बैडमिंटन जो कि बाहर में घास, बालू या फिर अलग जगह पे खेला जाए, तो उसी को कहा जाता है एयर बैडमिंटन। ठीक है, इसी यही होने वाला है दोस्तों, और जब होगा देखा जाएगा। ठीक है, इसके लिए जो कॉक यूज होती है, शटल यूज होती है, वो भी अलग होती है। ठीक है दोस्तों, तो यही थे आज के करंट अफेयर, और वीडियो अच्छा लगे प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।